बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज फिर आपकी खदमत में हिदायत स्टूडियो से आपकी खदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हेल्थ और एवरी सैटरडे लेकर आप खदमत में हाजिर होते हैं। आज हम एक ही बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, स्मोकिंग और लंग डिज़ीज़। स्मोकिंग का और चेस्ट प्रॉब्लम का क्या ताल्लुक़ है, इस पे बात करने के लिए हमने अपने एक स्पेशलिस्ट गेस्ट हैं डॉक्टर नईर रज़ा साहब को बुलाया। डॉक्टर नईर रज़ा साहब जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं चेस्ट फिजिशियन के और कंसल्टेंट स्पेशलिस्ट हैं रॉयल बोल्टन हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए। आपने बड़ी अपने कीमती टाइम से जो है वो हमारे आवाम के लिए, नाज़रीन के लिए टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का कि मैं यहाँ हूँ हिदायत टीवी पे। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये आज हम बात करेंगे स्मोकिंग के ऊपर और स्मोकिंग का जो लिंक है लंग्स प्रॉब्लम से, ये चेस्ट डिजीज़ से। तो सबसे पहले तो ये हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि आखिर स्मोकिंग इतनी डेंजरस क्यों है, इसके क्या क्या नुकसान हैं? जी, इसके स्मोकिंग के बहुत सारे जो है ना सीरियस जो हैं नुकसान हैं जिस्म के ऊपर, मुख्तलिफ हिस्सों को पे असरअंदाज होता है ये। एक जो इसका बहुत ही मोहलिक असर है वो है जो जिस्म की शरियानें हैं उनको तंग कर देता है। तो जाहिर है कि वो शरियान जिस भी जिस्म के हिस्से को खून सप्लाई कर रही होती है, पहुंचा रही होती है, वो हिस्सा फिर अपना काम सही तरह से नहीं कर सकता। अब अगर ये दिमाग की शरियान तंग हो जाए तो फालिज हो जाता है, अगर दिल की हो जाए तो दिल का दौरा हो जाता है, अगर जो वो शरियानें जो पट्ठों को खून पहुंचाती हैं, चाहे वो टांगों के पट्ठे हों, तो फिर इंसान को चलते हुए दुश्वारी होती है और दर्द होता है टांगों में। तो ये तो इसका शरियानों पे इफ़ेक्ट है, लेकिन इसके और भी बहुत से जो हैं सीरियस और मोहलिक जो हैं वो असरात हैं जिस्म पर। और लंग्स जो हैं, जो हमारे जो फेफड़े हैं, वो इससे हिट लेते हैं, यानी कि उनके ऊपर बहुत जो होता है ना असर होता है स्मोकिंग का। क्योंकि जाहिर है कि जो धुआं है वो डायरेक्टली जो सांस की नालियाँ उनसे होता हुआ फेफड़ों तक पहुंचता है, तो वहाँ पर कैंसर की बीमारी, जो फेफड़ों का कैंसर है, और फिर जो सांस की नालियाँ हैं, चाहे वो मुंह का हो, ज़ुबान का कैंसर, ये सब जो है ना, इनका जो रिस्क है या ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन लोगों की निस्बत जिन्होंने कभी सिगरेट ना पिया हो। और फिर साथ ही साथ ये जो तंबाकू का धुआं है, स्मोक जो है, ये जो फेफड़ों को भी बजाते खुद डैमेज कर देता है और सांस की नालियों को तंग कर देता है, और उससे भी ज़ाहिर है कि सांस की बीमारियां, और यानी कि COPD का जो मर्ज़ जो कि काफ़ी आम है इस मुल्क में, वो हो जाता है। तो ये तो चंद एक असरात हैं डॉक्टर साहब, इसके अलावा और लिस्ट तो बहुत लंबी है। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो मेन जो असरात हैं आज डॉक्टर साहब हम ख़ास तौर से बात करेंगे, चूँकि आपकी स्पेशलिटी, आप जो हैं वो चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं और माहिर जो है वो सीना है, तो हम आपसे उससे रिलेटेड बात करेंगे ज़्यादा। कहते हैं कि इंग्लैंड के अंदर ओवर 100,000 जो है वो इंग्लैंड के अंदर लोग स्मोकिंग रिलेटेड, स्पेशली ख़ासतौर से लंग डिजीज़ से और स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ से उनकी जो मौत वाक़ई होती है। जी बिल्कुल। तो इसका ख़ास तौर से स्मोकिंग का फेफड़ों के ऊपर किस तरह से डैमेज करती है और लंग्स के ऊपर क्या उसके मौज़िर असरात होते हैं, इसके ऊपर ज़रा डॉक्टर साहब रोशनी डालें। जी, एक तो जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि जो डायरेक्ट जो धुआं है उसका यानी कि जहरीला असर होता है। वो जो झिल्ली, नाजुक सी झिल्ली जो हमारी सांस की नालियों के ऊपर मौजूद होती है, वो झिल्ली डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लंग्स हैं उनमें वो अपना काम सही तरह से नहीं कर सकते। और फिर ये भी होता है कि वो सांस की नालियाँ जो हवा पहुंचाती हैं लंग्स तक, जिनका काम है कि ऑक्सीजन पहुंचाना लंग्स में, ताकि वो फिर खून में दाखिल हो सके और हम ज़िंदा रह सकें, तो वो जो सांस की नालियाँ हैं जब वो तंग हो जाती हैं तो फिर जो है ना ऑक्सीजन का जो अमल है खून में दाखिल होने का, वो असरअंदाज हो जाता है। और फिर जो इस तरह के लोग जिनको डैमेज है लंग्स का, उनको सांस उनकी फूलती है चलते हुए, सीटी बजने की आवाज़ आ सकती है, खांसी होती है, खांसी के साथ बलगम की शिकायत हो जाती है, और वो धीरे धीरे ये जो चीज़ है ये बढ़ती रहती है। और ये एक ऐसा अमल है जो 1 या 2 दिन या 1-2 माह में नहीं होता, इसको दिहाइयाँ लगती हैं। तो आम तौर पे 10 या 20 साल शुरू किए हुए तंबाकू नोशी
स्मोकिंग के बाद से इसका इफ़ेक्ट शुरू होता है, और फिर जो होता है वो बढ़ता ही जाता है बतदरीज, जो उसके वो सिम्टम्स हैं, जो उसके अलामतें हैं वो बढ़ती जाती हैं और ज़िंदगी मुश्किल फिर हो जाती है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा ये बताया। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि सिगरेट नोशी वैसे तो आपके जिस्म के तमाम अज़वा को और डिफरेंट किस्म के आर्गन्स को, ब्रेन समेत आपके खून की शरीरों को, नालियों को, सबको डैमेज करती है। लेकिन चूँकि आज हम डॉक्टर साहब से ख़ास तौर से बात कर रहे हैं क्योंकि माहिर चेस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं, इनकी स्पेशलिटी है, और ख़ास तौर से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि ये जो सिगरेट की वजह से जो आसा क्या सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर साहब रोशनी डाल रहे थे, बता रहे थे कि इसकी वजह से जो है खून, म्यूकस मेम्ब्रेन और जो शरियाने हैं जो खून की जो है लंग्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि 4000 से ज़्यादा टॉक्सिन जो हैं सिगरेट के अंदर मौजूद हैं, और इससे 32 डिफरेंट किस्म के कैंसर हो सकते हैं, और जैसे आप बता रहे थे कि ये परमानेंट जो है लंग्स को डैमेज कर देती हैं। तो ये हमारे नाज़रीन के लिए बताएं कि पहले सिम्टम जो, जैसे अगर किसी को ये ना पता हो कि कैसे डैमेज हुई है, तो मेन सिम्टम्स क्या होंगे? ख़ास तौर से कुछ लोगों को जैसे चलने फिरने में, सांस में दुश्वारी होती है, खांसी रहती है मुसलसल, या जैसे आप कह रहे थे कि चलने फिरने में या रेशा या बलगम आना शुरू होता है। तो इसका थोड़े रोशनी डालें सिगरेट से लिंक इसके ऊपर कि सिगरेट की वजह से किस तरह से डैमेज होती है और फिर ये सांस में दिक्कत क्यों शुरू होती है। जी, मैं उस कह रहा हूँ कि जो तंबाकू बज़ाते खुद है उसमें भी जैसे आपने फरमाया बहुत से केमिकल्स होते हैं, लेकिन जो तंबाकू नोशी ज़्यादा नुकसानदेह इसलिए है कि वो जो अमल है तंबाकू का जलने का कागज़ के साथ, उसकी वजह से ख़ास तौर पे जो है ना जहरीला मवाद जो होता है वो जनरेट होता है, पैदा होता है, और फिर हम उसको सांस के ज़रिए अपने फेफड़ों की में गहरा जो उसका डीप है उसकी एंट्री हो जाती है, वो दाखिल हो जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है धुआं, और वो जो है ना उसकी वजह से ये नुकसान शुरू होता है। तो अब ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जितने भी ऑर्गन्स या सिस्टम दिए हैं, खा वो हार्ट हो या किडनीज हो या दिमाग हो, और फेफड़े भी इसी में शामिल हैं, उसमें बहुत सारा रिज़र्व होता है। जी जी जी। यानी कि अगर एक फेफड़ा भी पूरा डैमेज हो जाए तो जो है ज़िंदगी मुमकिन है, और अच्छी खासी सेहत के साथ ज़िंदगी जो है वो मुमकिन है। तो यानी 50% तकरीबन जब डैमेज हो जाते हैं फेफड़े, तो उसके बाद फिर जो है ना सिम्टम्स या जो है ना अलामतें वो जो होते हैं ना वो नमूदार होती हैं। तो अब ये है कि तंबाकू नोशी आम तौर पे जो बच्चे हैं वो 15-16 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ उससे भी पहले, और फिर 18-19-20 साल तक की जो उम्र है तब तक ये जो आदत है वो मुस्तहकम हो जाती है, इस्टेब्लिश हो जाती है। फिर वो उसकी जो एडिक्शन है, जो उसका नशा है, वो ऐसा है कि उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ अब आप यूँ लें, अगर 20 साल से तकरीबन 30-35 या 40 साल की उम्र तक कोई इफेक्ट नहीं जो नज़र आता। हालांकि धीरे धीरे कहते हैं कि एक सिगरेट पीने से 6 मिनट उम्र कम हो जाती है इंसान की। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटिस्टिक्स हैं और उनके अदाद शुमार हैं। तो वो, लेकिन यह कि इतना रिजर्व है लंग्स में कि मालूम नहीं होता कि कोई डैमेज हो रहा है, तो वो इंसान ये गफलत की नींद में रहता है, और फिर जो होता है ना, ये जब सिम्टम्स शुरू होते हैं उस वक्त तक काफ़ी डैमेज हो चुका होता है। नाज़रीन, हमारी लाइन, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा प्रोग्राम इंटरैक्टिव होता है, तो हमारी टेलीफोन लाइन खुल चुकी हैं। आप हमें टेलीफोन करके कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा है, लंग से मुताल्लिक, आपके सांस में कोई दिक्कत होती है, आपको सांस में तकलीफ़ होती है, या आप सिगरेट नोशी करते हैं, और तो आप फ़ौरन फ़ोन उठाइए और नंबर मिलाइए और हमें सवाल कीजिए। हम डॉक्टर साहब से आपका सवाल का जवाब लेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे कि अक्सर लोगों के अंदर, जैसे आपने कहा कि लोगों ने 15-20 साल की उम्र से सिगरेट नोशी की, लेकिन 15-20 साल, 30 या 40 साल की उम्र में जाकर इस केस में सिगरेट नोशी के जो है नुकसानात नज़र आते हैं, और फिर उनको जो है वो सांस में दिक्कत और तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। तो ये सांस की और कौन सी बीमारी, डॉक्टर साहब एक कॉलर आ चुके हैं, तो ज़रा कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, आवाज़ आ रही है आपकी, सवाल कीजिए। जी भाईजान, मैं पाकिस्तान लौटा, मैं सिंध से बात कर रहा हूँ। जी जी जी। ये मुझे यूरिक एसिड हो गई, दवाइयाँ भी लिए, मगर टांगों में बहुत शदीद दर्द होता है, तो इसके लिए कोई डॉक्टर साहब से बताइए क्या। सॉरी, आप क्या सवाल कर रहे हैं कि टांगों में आपके दर्द होता है? जी भाईजान।
हाँ, मुझे आवाज़ कुछ आपकी मध्यम आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। ज़रा सवाल रिपीट कीजिए अपना कि क्या पूछ रहे हैं। आपकी लेग्स में पेन होता है, कह रहे हैं? आपकी आवाज भी बहुत कम आ रही है, समझ में नहीं आ रही। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि आपकी टांगों में दर्द होता है, आप कह रहे हैं? हाँ हाँ जी जी, टांगों में, दोनों में। अभी डॉक्टर से दवाइयाँ ली है, टेस्ट भी करवाई थी, तो वो यूरिक एसिड आई हुई है, यानी कि 7 पॉइंट कुछ है। अच्छा अच्छा है, अच्छा 7 जी। तक। अच्छा, तो, यूरिक यानी कि वो गोश्त, मछली वगैरह ये सब बंद किए हुए, मगर कभी कभी दर्द भी होता है। और उम्र है मेरी 30 साल। कितनी उम्र है आपकी? हाँ जी, 30 साल है उम्र। अच्छा, 30 साल उम्र है। अच्छा, आप सिगरेट पीते हैं? जी सर। सिगरेट पीते हैं आप? स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। स्मोकिंग करते हैं आप? स्मोकिंग? जी जी जी। नहीं नहीं, स्मोकिंग कुछ भी नहीं करता हूँ। अच्छा ठीक है, डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं आपके। थैंक यू वेरी मच, आप फ़ोन रखें। डॉक्टर साहब, ये कॉलर थे पाकिस्तान खैरपुर से बात कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम से तो रिलेटेड नहीं है इनका सवाल, लेकिन ये क्या है, एक और कॉलर है। हेलो। अच्छा, ये पूछ रहे थे डॉक्टर साहब कि इनकी टांगों में जो है ना वो जोड़ों में दर्द होता है, और उनके ने जो है वो यूरिक एसिड करवाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि यूरिक एसिड इनका जो है वो ज़्यादा हाई आया है, और उनको मशवरा दिया कि जी आप गोश्त वगैरह ना खाएं। तो इसके ऊपर ज़रा से रोशनी डाल दें डॉक्टर साहब। जी ज़रूर। तो ये जिस्म में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए तो एक बीमारी होती है जिसको गाउट या गंठिया हम उर्दू में उसको आमतौर पे कहते हैं। और ये जो मुख्तलिफ जोड़ हैं जिस्म के, उनके ऊपर असरअंदाज होता है। ख़ास तौर पे जो पैर का जो बड़ा अंगूठा है उसका जो जोड़ है, ये पहला और दूसरा जोड़, वहाँ पर ये इसका मेन हमला होता है, और वो वक्तन फ़वक्तन जोड़ सूज जाता है। और फिर जब कुछ वक्त गुजर जाए तो फिर जो होता है ना, एक क्रॉनिक भी इसमें, यानी कि जो होता है ना उसमें सोजिश जोड़ों में हो जाती है। तो उसका इलाज तो यही है कि जो यूरिक एसिड का जो लेवल है ब्लड का, उसको कम किया जाए। तो उसमें जाहिर है कि जितना आप उसको परहेज़ के ज़रिए कम कर सकते हैं, परहेज़ के ज़रिए कर लें कम। और अगर वो लेवल फिर भी कम नहीं होता तो फिर दवा लेना पड़ती है, और वो दवा जो है वो अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, और वो आपके लिए यकीनन तजवीज़ करेंगे। लेकिन जनरल जो परहेज़ है उसमें गोश्त को कहा जाता है कि उससे परहेज़ करें, और वज़न अगर ज़्यादा हो तो वज़न जो है अपना कम करने की कोशिश करें, क्योंकि वज़न कम करने से भी जो यूरिक एसिड है और जो गाउट है उसका जो ख़तरा है वो कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आवाज़ आपको नहीं आ रही है हमारी। जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा अच्छा, कॉल आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि आमतौर पे जो लोगों को सांस की दिक्कत होती है, मुसलसल खांसी रहती है, और बाज़ औक़ात जो है वो बलगम और ये रेशा आना शुरू हो जाता है, तो इसकी सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सलमान आदमी बोल रहा हूँ, बेंगलोर इंडिया से। सलमान, अच्छा, बंगलोर इंडिया से, ठीक है। जी जी सलमान साहब, क्या सवाल है आपका? सलमान आदमी बोल रहा हूँ, जी जी इंडिया से। जी, आवाज़ आ रही है आपको? सवाल कीजिए। जी, क्या सिगरेट फौरन छोड़ने से, जी मेरी आवाज़ आ रही है, मेरी आपको आ रही है? जी आवाज़ आ रही है, आप बोलते रहिए। सिगरेट जो है बाज़ के, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या सिगरेट को फौरी छोड़ा जा सकता है? और क्या इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के जरिए से आप अपने टीवी के वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपकी आवाज़ चूंकि इंटरप्ट हो रही है तो हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से कोई फायदा हो सकता है? अच्छा ठीक है, बताते हैं आपको। शुक्रिया बहुत बहुत सलमान साहब। डॉक्टर साहब, ये कॉलर थे बंगलोर इंडिया से, ये पूछ रहे थे कि सिगरेट जो है क्या अचानक फौरी तौर पे छोड़े जा सकते हैं, और अगर फौरी तौर पे छोड़ें तो उसके क्या नुकसानात होते हैं, और क्या ऐसा मुमकिन है,
और दूसरा ये पूछ रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जो है उसका क्या फ़ायदा या नुकसान? जी, मैं उसका सिगरेट अगर आप एकदम से छोड़ सकते हैं तो बेशक छोड़ दें। उसको छोड़ने का ऐसा कोई नुकसान नहीं कि जिस्म का कोई हिस्सा उससे डैमेज होने का ख़तरा हो या कोई बुरा असर हो फेफड़ों पर। असल में ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हों चाहे या निकोटीन के जो वो पैच लगा देते हैं, प्लस्तर लगा देते हैं जिस्म पे, या च्युइंगम के लोगों को दी जाती है, ये इसलिए सब किया करना पड़ता है कि जिस्म को तंबाकू की आदत हो चुकी होती है और इसको ये एक किस्म की एडिक्शन है या नशा है कि उसको एकदम से छोड़ें तो फिर बहुत दिल करता है सिगरेट की तरफ दोबारा रजू करने को। तो इसलिए जो होता है ना, निकोटीन दी जाती है ताकि वो जो अमल है वो आहिस्ता आहिस्ता हो। लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि हम मरीज़ देखते हैं हॉस्पिटल में, उनको बताते हैं कि ये नुकसान है तंबाकू नोशी के, और वो घर जाके अपनी जो वो सिगरेट की डिबिया है उसको बिन में फेंक देते हैं और उसके बाद फिर दोबारा मुड़कर नहीं देखते उसकी तरफ। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप में ऐसा विल पावर है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उम्मीद ना हारें। आप ये चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो या निकोटीन का कोई और तरीका हो, वो आप उसको ट्राई करें ताकि, और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के डोज को, और फिर चंद हफ्तों में इंशाल्लाह आप उसको छोड़ पाएंगे तंबाकू नोशी को। तो जो निकोटीन है वो जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के ज़रिए मिलती है उसकी मिकदार बहुत कम है। एक स्टैंडर्ड जो आम जो सिगरेट है उससे उसकी मिकदार बहुत कम है, तो वो बेहतर है सिगरेट पीने से। लेकिन वो कुछ मुद्दत के लिए ही होना चाहिए ये अमल के आप एक स्टेज है कि जिस पे आप सिगरेट पी रहे हैं, बीच में एक स्टेज आएगी जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का इस्तेमाल होगा, और फिर ऐसी स्टेज आना चाहिए कि जहाँ ना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हो और ना तंबाकू नोशी हो। तो ये जो है तरीक़ाकार भी जो है वो ज़्यादातर लोग इस तरीके से तंबाकू नोशी को तर्क करते हैं। डॉक्टर साहब एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं आबिद बात कर रहा हूँ लंदन से। जी आबिद साहब, जी पूछिए। डॉक्टर साहब से मेरा क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी। मेरे साथ प्रॉब्लम बेसिकली इंडाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्मोकर में हूँ लेकिन अब मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा कट डाउन किया है, ई सिगरेट भी यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो पिछले कुछ तकरीबन 3 महीने से ऐसा चल रहा है कि एक तो इंडाइजेशन बहुत ज़्यादा, बॉडी बहुत ज़्यादा एसिड और गैस्ट्रिक प्रोड्यूस करती है, और उसके साथ जो है दिल की धड़कन जो है मेरी वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और जो है वो मतलब इवन सोते हुए जो मैं उठ जाता हूँ ड्यू टू पल्पिटेशन। और मैं तो तकरीबन 2-2.5 महीने जो है वो मैंने ओमेप्राजोल भी यूज़ की है, और उससे मतलब अभी तक कोई उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला। लास्ट ईयर जो है वो शायद वो हार्ट पल्पिटेशन की वजह से कुछ थोड़ा पैनिक अटैक हुआ था, और फिर उन्होंने फर्दर चेस्ट क्लिनिक में हार्ट स्कैन वगैरह भी किया था, दैट वाज नॉर्मल। लेकिन अभी तक जो है वो अब इंडाइजेशन के हवाले से या गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के हवाले से वो कर रहे हैं, लेकिन ये जो हार्ट पल्पिटेशन और दिल का घबराना और एकदम लगना जिस तरह सांस बंद होने लग पड़ा है, तो इसके बारे में कुछ जी। आप कितने सिगरेट रोजाना पीते हैं आबिद साहब, और कितने ऐसे से सिगरेट नोशी कर रहे हैं? नहीं, सिगरेट तो मैं तकरीबन 16 साल से पी रहा हूँ, और जो है वो एक पैकेट पीता था डेली, लेकिन अभी जो है वो तकरीबन 6-7 सिगरेट डेली पीता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है आबिद साहब, शुक्रिया बहुत बहुत आपके वेलकम, आपका शुक्रिया आपके प्रोग्राम में सवाल करने का। डॉक्टर साहब ये आबिद साहब से लंदन से कह रहे थे कि वो 16 साल से ज़्यादा हैं हो गए इनको सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सिगरेट छोड़ने की, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। मेन प्रॉब्लम दो इनके जो मेन प्रॉब्लम है, एक तो इनको इंडाइजेशन और एसिडिटी तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है, तो और ये ओमेप्राजोल भी इन्होंने खाई है, तो उससे कोई ख़ास ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं हुआ। और दूसरा ये पूछ रहे थे कि इनको पैल्पिटेशन, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पैनिक अटैक भी हुआ था, उसके सिलसिले में भी उन्होंने हार्ट की भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं। जी, दरअसल ये एक पॉपुलर आम तासुर है लोगों में कि सिगरेट पीने से गैस की तकलीफ़ में फाका होता है, और
पहले ऐसे होता था कि हकीम जो थे वो इंडिया पाकिस्तान में वो मशवरा देते थे कि हुक्का या सिगरेट का इस्तेमाल करें गैस की तकलीफ़ के लिए। लेकिन अगर आपको जो गैस्ट्रिक या प्रॉब्लम है जो आपने बताया, ये जलन या तेज़ाबियत, अगर वो सिगरेट पीने से बेहतर हो भी जाती है तो फिर भी हमारा यही मशवरा है कि आप सिगरेट को तर्क करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं उसको जारी रखें। क्योंकि अगर और मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा हूँ इसको अगर से, अगर उससे गैस की तकलीफ़ में आपको लगता है कि फ़र्क पड़ भी रहा है तो उसका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है आपके बाकी के जिस्म के ऊपर, उस छोटे से फ़ायदे से जो आप समझ रहे हैं कि आपको पहुँच रहा है। तो पहली तो ये बात है कि वो जो आप कोशिश कर रहे हैं, एक पैकेट से आप गालबन 20 से आप कम करते करते आप 6-7 पे आ गए हैं, तो ये बहुत मुबारकबाद के आप मुस्तहिक हैं। ये बहुत मुश्किल होता है तंबाकू नोशी को तर्क करना, तो वो जारी रखिए कोशिश अपनी। अब तेज़ाबियत या गैस की जो तकलीफ़ है उसके तो बहुत सारे कॉजेज़ हैं और मुमकिन नहीं है मरीज़ को देखे बगैर एक स्पेसिफिक या डेफिनेट मशवरा देना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर ओमेप्राज़ोल से फ़र्क नहीं पड़ा तो आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर से कहिए कि वो आपको जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट है या जीआई डिपार्टमेंट है आपके मुकामी हॉस्पिटल का, वहाँ आपको रेफ़र कर दें और वो आप को मुआयना करेंगे। अगर कोई टेस्ट की ज़रूरत हुई तो वो करेंगे और फिर वो आपको जो है तजवीज़ करेंगे कि गैस का या तेज़ाबियत का क्या इलाज किया जाए। इसी तरह पैल्पिटेशन के भी बहुत से कॉजेज़ हैं, बहुत से उसकी वजूहात हैं और उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। और अगर नहीं उसमें अफाका हो रहा तो फिर आप जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका जो मुकामी हॉस्पिटल का, वहाँ पे रेफरल करा के कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए और वो इसका कई दफ़ा वो 24 घंटे का ईसीजी करते हैं, कई दफ़ा 3 दिन तक ईसीजी करते हैं और उससे वो कोशिश करेंगे कि वो पकड़ लें उस एपिसोड को ईसीजी के ऊपर कि जिसमें आपको पैल्पिटेशन होती है, और फिर मालूम होगा कि उसका कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। तो यही मैं कहूँगा। बाकी तंबाकू नोशी का जो आज इस प्रोग्राम का मेन फोकस है उसको आप जो है जारी रखें, उसको तर्क करने को। हाँ आबिद भाई, शुक्रिया आपका कि आपकी कॉल का आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सिगरेट छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तेज़ाबियत जो है अगर आपकी टैबलेट से दवाओं से इफाका आपको नहीं हो रहा है तो आप अपने फौरी तौर पर अपने जीपी से रब्ता करें और स्पेशलिस्ट को रेफ़र करवाएं, क्योंकि ताकि पता चले कि क्या सूरत हाल चल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछा था आबिद साहब के सवाल से पहले कि ये सांस की और कौन सी बीमारी होती है, एक जो दमा जिसे कहते हैं, ये एज़मा, उसमें और सीओपीडी में जो हम आज बात कर रहे हैं, जो सिगरेट की वजह से जो लंग्स पे डैमेज होते हैं, और इसके अलावा जो दूसरी तकलीफ होती है दमा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा इस पर ज़रा बताएं। जी, सीओपीडी तो डायरेक्ट जो डैमेज है स्मोकिंग की वजह से उससे होता है, यानी कि 100 में से आप यूँ समझें कि 95% जो लोग हैं जिनको सीओपीडी होता है, 100 लोगों में से 95 में हमें तंबाकू नोशी की हिस्ट्री मिलती है या स्मोकिंग की। थोड़ी सी तादाद ऐसे लोगों की होती है जिन्होंने कॉटन फैक्ट्री में काम किया हो या कोल माइन में काम किया हो, लेकिन ज़्यादातर जो है वो ये तंबाकू नोशी की वजह से ही होता है। दमा जो है या एस्थमा वो बिल्कुल मुख्तलिफ जो है तकलीफ़ है सीओपीडी से, और वो एक एलर्जिक बीमारी है कि जिसमें जो सांस की नालियां हैं वो उनमें सोजिश हो जाती है, और वो जो होता है ठंडी हवा लगने से या अगर आपने परफ्यूम या डिओड्रेंट इस्तेमाल किया या खाना पकाते हुए ख़वातीन को कई दफ़ा जो उससे वो धुआं निकलता है, उससे वो सांस की नालियां जो पहले से सोजिश में मुब्तला हैं वो मज़ीद सिकुड़ जाती हैं, और जो वीजिंग है, जो एस्थमा की जो ख़ास अलामत है, वो वीजिंग शुरू हो जाती है, सीने में घुटन महसूस होती है, और अक्सर ये दमे की जो तकलीफ़ है ये रात को ज़्यादा होती है और सुबह फजर के वक्त ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और ये अगरचे कई दफ़ा हम एक ही इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं दोनों बीमारियों के इलाज के लिए, लेकिन ये बुनियादी तौर पे बिल्कुल मुख्तलिफ तकलीफ़ है एस्थमा। और तकरीबन यहाँ पर काफ़ी है एस्थमा यूके में, 6% जो आबादी है यूके की उनको जो है एस्थमा की तकलीफ़ है, तो ये बहुत ज़्यादा तादाद बन जाती है।
और COPD भी 1 से 2% लोगों को है। तो चूँकि दोनों ही कॉमन हैं तकलीफ़ें, इसलिए ये भी हो सकता है कि एक ऐसा शख्स जिसको अस्थमा की तकलीफ़ पहले से हो, जब वो तंबाकू नोशी करे तो फिर वो COPD भी उनको जो है ना वो आ घेरे, तो फिर वो दोनों में मुब्तला हो जाए। जी डॉक्टर साहब, नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा आपको कंपैरिजन करके बताया कि एज़मा सांस में, दोनों में सांस की तकलीफ़ होती है। जो क्रोनिक ऑफ COPD, जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवेज डिजीज़ कहते हैं, ये मेनली डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सिगरेट नोशी की वजह से जो आपके फेफड़े और लंग्स जो हैं वो जो डैमेज होते हैं, उसकी वजह से ये 15-20 साल तक आपको बाज़ों का सिम्टम नहीं होते, लेकिन 15-20 साल स्मोकिंग करने के बावजूद आपके लंग्स में परमानेंट एक डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके ये मुसलसल आपको खांसी और सांस में तकलीफ़, सांस का चढ़ना या वीजिंग साउंड जिसमें सीटियों की आवाज़ आती है, इस तरह की तकलीफ़ें, और फिर अक्सर जो है चेस्ट इन्फेक्शन या रेशे वगैरह आना शुरू हो जाता है। लेकिन एज़मा, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कम्प्लीटली डिफरेंट बीमारी है। एज़मा के अंदर मेनली जो है ये एलर्जी की वजह से, एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे आप कैसे कि परफ्यूम हो या किसी ख़ास एलर्जेंस हो, पोलिन्स वगैरह बाहर एयर में जाएँ आप, या ठंड की वजह से, या कुछ और चीज़ों के ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आपके लंग्स, फेफड़े की नालियों में सोजिश हो जाती है और उसकी वजह से आपको सांस में दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि इसमें ज़ाहिर है कि जैसे आप कह रहे थे कि इलाज जो है वो इन्हेलर अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या दोनों का इलाज एक ही जैसा है या इलाज में कुछ फ़र्क है इसके? जी, कई दफ़ा इन्हेलर जो है वो एक ही इन्हेलर है जो दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसमें टारगेट फ़र्क होता है। एस्थमा में जब ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे इन्हेलर वही हो, उसमें टारगेट फ़र्क है, हमारा हदफ फ़र्क होता है कि हमने किस तरह उसका कंट्रोल जो है वो हमने हासिल करना है। और COPD में जो होता है, मेनली जो हदफ है वो ये है कि जो अलामतें हैं उनको कंट्रोल करना, जबकि अस्थमा में वो जो सोजिश है उसको ट्रीट किया जाता है जो सांस की नालियों में जो है वो हो चुकी है। और अस्थमा तो नौजवान और लोगों को भी होता है, बच्चों को भी होता है, जबकि COPD कभी भी बच्चों को या नौजवानों को नहीं होता। ये तकरीबन 35-40 साल की उम्र से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको COPD होता है। नाज़रीन, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब ने बताया आपको डिफरेंस कि COPD जो डिज़ीज़ है ये आपकी बच्चों में नहीं होता, दमे की बीमारी, सांस की बीमारी बचपन से, और ख़ास तौर से फैमिली डिजीज़ होती है डॉक्टर साहब बच्चों में। कुछ फैमिलियों में दमे की बीमारी होती है, अगर पेरेंट्स को हो तो अक्सर बच्चों में भी आ जाती है। अच्छा, उसके अलावा इसके क्या टेस्ट क्या होते हैं डॉक्टर साहब? इसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालें कि अगर किसी को सांस की दिक्कत हो रही है या खांसी मुसलसल चल रही है या सांस फूलता है चलने पर ये उससे, तो इन्हें हमारे नाज़रीन को क्या, पेशेंट्स को हमारे क्या करना चाहिए? जी, सांस फूलने की तो बहुत सी वजूहात हैं और COPD उनमें से एक वजह है, अस्थमा भी एक वजह है। तो अगर सांस फूलना शुरू हो जाए तो आप अपना जो GP है उसको उनसे रजू करें। शुरू में तो वही आपकी असेसमेंट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मज़ीद जो अलामात हैं उनके मुतल्लिक पूछेंगे, जैसे खांसी हो गई, बलगम हो गई। अगर दमा है तो खांसी भी हो सकती है और जो है सीटी भी बच सकती है, जिसको वीजिंग कहते हैं। सीने में घुटन भी हो सकती है, सांस भी फूल सकती है। लेकिन बलगम आम तौर पे अस्थमा में बहुत कम है कि बलगम जो है वो प्रोड्यूस हो, जबकि COPD में जो होता है मेन जो अलामत है वो है सांस का फूलना चलते हुए, अक्सर पहली अलामत वो होती है। लेकिन कुछ लोगों को खांसी और साथ में बलगम थोड़ी सी वो, ख़ास तौर पे जो स्मोकर्स हैं उनको अक्सर ऐसे हिस्ट्री होती है कि सुबह उठते हैं वो और थोड़ी सी खांसी होती है, थोड़ी सी बलगम वो खारिज होती है फेफड़ों में से, और उसके बाद वो थोड़ा उनकी तबीयत बेहतर हो जाती है कुछ घंटों के लिए। लेकिन ये है कि जब वो चलते हैं तो सांस फूलती है। और अक्सर इसका ये पहले इस तरह ज़ाहिर होती है कि जब आप को अगर आदत हो चढ़ाई पे या जो है उस पे इंक्लाइन के ऊपर चलने की, तो जवानी में तो जो है वो स्लोप के ऊपर बहुत आसान होता है चलना, लेकिन 40s में कई दफ़ा इंसान नोट करता है कि शुरू में जो इंक्लाइन है या चढ़ाई है वहाँ पे जब इंसान चलता है तो सांस फूलती है और रुकना पड़ता है। एक और कॉलर डॉक्टर साहब हमारे साथ आ चुके हैं, जरा कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम दोनों डॉक्टर साहबान को। जी वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं?
जी सर, मैं मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है, आप जी डॉक्टर हैं। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे थोड़ी सी ये लंग्स के ऊपर ही बात चल रही है। जी तो जी जब हम घर के अंदर झाड़ू वगैरह देते हैं, डस्ट है, और उसके बाद जो हम पाकिस्तान एशिया के अंदर जो हम अंगीठी वगैरह यूज करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, हांडी रोटी उसके ऊपर पकाते हैं, वो धुआं और सिगरेट, क्या इन तीनों की कैटेगरी एक ही है लंग्स को डैमेज करने की, या डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर उसकी कोई है? तो ये प्लीज मुझे वाज़ह कर दे, डस्ट और वो जो स्मोकिंग वो वाली है, या वो अपना गाड़ियों का धुआं है, या ये सिगरेट का धुआं है, ये तीनों चीजें एक ही लंग्स को ऊपर इफेक्ट सेम होती हैं, या इनकी कैटेगरी अलग अलग है? नंबर 1। तो दूसरी बात यह है कि अभी मैं आपके साथ ही कॉल आए थे, वो कह रहे थे कि उनको गैस्ट्रिक थी, तो सिगरेट छोड़ने के बाद, ये आपकी डॉक्टर साहब बात बिल्कुल दूसरा होती है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। लेकिन हेलो, जी जी सुन रहे हैं हम आपके बात। सॉरी, मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने उसके साथ ये किया था कि मैंने 6 मंथ तक चिल्ली वगैरह, ऑयल वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, बॉयल चीजें खानी शुरू की थी। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि जो गैस्ट्रिक की जो कॉज बनती है वो ऑयल, चिल्ली और चीजें बनती हैं। मैंने बॉयल चीजें यूज की थी, हो सकता है कोई और भी यूज करे तो हो सकता है इससे उसको फायदा पहुंचे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने लंदन से कॉल की और आपने हमारे कॉलर्स के लिए भी बहुत मुफीद मालूमात दी, ख़ासतौर से जो इंडाइजेशन पे आपने कहा था। अच्छा डॉक्टर साहब, मोहम्मद अली साहब लंदन से कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे कि सिगरेट नोशी वो करते थे लेकिन उन्होंने छोड़ दिए। वो पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस है, एक तो जब वो घर में डस्टिंग करते हैं या हुआ वगैरह करते हैं तो उससे भी उन्हें कुछ तकलीफ़ होती है। दूसरे वो ख़ास तौर से कैटेगरी पूछ रहे थे कि जैसे पाकिस्तान में रोटी हांडी जो है वो चूल्हा जला करके, लकड़ी जला कर चलते हैं, उसी स्मोकिंग के अंदर जो कि आग जलाने की लकड़ियों की वजह से पैदा हो रही है, या वो स्मोकिंग जो धुआं जो गाड़ियों से निकल रहा है, और तीसरे जो स्मोकिंग सिगरेट नोशी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक? जी, तीनों ही ख़तरनाक हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं एक एक करके तीनों का थोड़ा सा बताता हूँ। सिगरेट में तो ये है कि बहुत ज़्यादा यानी कि स्ट्रॉन्ग होता है धुआं, जो डायरेक्टली फेफड़ों में जाता है, और बहुत सी स्टडीज़ हैं 1950s से लेके, यानी पिछले 60 साल का है जो है सबूत मेडिकल प्रोफेशन के पास, के इसमें कोई शक नहीं कि इससे COPD भी और कैंसर भी, जैसे कि पहले बताया जा चुका है, ये सारे अमराज जो होती हैं। और आपका बहुत सही है सवाल। हमने असल में वो लकड़ियों का जो धुआं है उसकी बात इसलिए नहीं की थी कि वो ज़ाहिर है UK में तो नहीं है वो सिचुएशन, लेकिन पाकिस्तान में और इंडिया में ज़ाहिर है कि जो कुकिंग फ्यूल है वो कई दफ़ा लकड़ियाँ जो है उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत से गाँव में तो ऐसे होता है कि वो खुली जगह पे होता है जो चूल्हा होता है, तो जो धुआं है उसकी उतनी कंसंट्रेशन या उतनी उसकी जो है ना मिकदार नहीं बनती कि वो उस तरह फेफड़ों में जा सके जैसे सिगरेट का जो है ना वो धुआं दाखिल होता है। लेकिन जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर जो है उनके लिए मुश्किल होता है अफोर्ड करना कि वो उसको हीट अप करें घर को, वहाँ पे कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो घर है, जैसे अब हमने देखा है कश्मीर में, स्कर्दू में यानी बल्तिस्तान में और इन इलाकों में, वो जो है सर्दियों में 6 माह तक तकरीबन बहुत ठंड होती है, तो वो जो धुआं है वो सही तरह से खारिज नहीं हो पाता घर से, और उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है पूरे घर में। तो उसमें फिर तमाम लोगों को COPD जैसी तकलीफ़ में वो मुब्तला हो जाते हैं, सांस फूलनी शुरू हो जाती है। और हम कैंप लगाया करते थे स्कर्दू में, तो वहाँ हम देखते थे कि ऐसे लोग जिन्होंने तंबाकू नोशी नहीं की, उनको इसको कुकिंग फ्यूल ब्रोंकाइटिस या COPD कहते हैं जी जी, तो उसमें वो मुब्तला हो जाते हैं। और फिर आपका तीसरा जो हमने बात की थी, वो इसको हम एयर पोल्यूशन के हवाले से जो है वो देखेंगे। और बहुत से ऐसे शहर हैं, ख़ास तौर पे चाइना में, जहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, इतना ज़्यादा धुआं होता है गाड़ियों का। अब तो हमारे पाकिस्तान के शहरों में भी, जैसे लाहौर या बड़े जो शहर हैं कराची, वहाँ पर भी जो है रश आवर के वक्त जो है ना आपको ऐसे धुंध सी का वो इफ़ेक्ट हो जाता है सड़कों पे। तो जाहिर है कि वो धुआं भी जो है वो फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, और इसमें कोई शक नहीं कि उन शहर के रहने वाले जो लोग हैं उनको सांस की बीमारियां जो है उनकी जो ज़्यादा जो है वो होती हैं।
आबिद भाई, आपका लंदन से सवाल था, डॉक्टर साहब ने बड़ा एक्सप्लेन करके तफसील के आप इससे करके इसको जवाब दिया है। आपको उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब के ख़ास तौर से मैं इस पर जोर दूं कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो स्मोकिंग जो धुआं लकड़ियों से निकलता है और पॉल्यूशन वो भी नुकसानदेह है, लेकिन सिगरेट नोशी वाला धुआं इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये डायरेक्ट आपके फेफड़ों में जा रहा है। इसके अंदर 4000 से ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा डिफरेंट कार्सिनोजेंस होते हैं। चूँकि आप सिगरेट पी के उस धुएँ को डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं, आपकी लंग्स बहुत ही फ्रेजाइल एक आर्गन होता है जिसके अंदर ये डायरेक्ट आप इतने ज़्यादा टॉक्सिन ले जा करके और जो डायरेक्ट डैमेज होती है डॉक्टर साहब। और दूसरे जो एयर पोल्यूशन, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि वो तो चूँकि एयर की वजह से धुआं थोड़ा सा डाइपर्स हो जाता है तो उतना नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली सिगरेट का जो धुआं है बहुत ही ख़तरनाक होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कहते हैं कि जी इंग्लैंड के अंदर तकरीबन 25,000 से ज़्यादा लोग, एक और कॉलर साहब डॉक्टर साहब आ चुके हैं, हम ले लेते हैं कॉल पहले। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, वालेकुम सलाम। जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही? जी मैं लंदन एरिया से बोल रही हूँ। जी, क्या नाम है आपका, नाम बताना चाहेंगी और क्या सवाल है? मोहम्मद नाम है मेरा सर। जी सर, मेरे भाई हैं उधर पाकिस्तान में, तो उनके हमने अल-शिफा से एक्सरे करवाए हैं तो उनके लंग्स पर ना कुछ दाग और वो उस तरह सुराख से आए हैं। और उनको खांसी भी बहुत होती है, बुखार नहीं जाता और बस वो सांस की भी तकलीफ साथ फिर हो जाती है। प्लीज आप काइंडली मुझे कुछ बता दें प्लीज। तो उन्होंने पाकिस्तान में जो एक्सरे करवाए थे, आप बता रहे हैं उनके दाग आए थे, तो उन्होंने कोई टीबी वगैरह का शक तो नहीं बताया उनको? जी वो उन्होंने टेस्ट किया, वो नहीं है, टीबी नहीं है उनको। जी तो वो इन्फेक्शन है, लंग्स इन्फेक्शन। अच्छा, तो वो सिगरेट पीते हैं बहुत ज्यादा? नहीं, वो खाना खाने के बाद एक सिगरेट पीते हैं, इसलिए कहते हैं मेरा खाना हजम नहीं होता अगर मैं ना पीऊँ तो। अच्छा, एक सिगरेट लेते हैं वो। जी जी। तो वहाँ डॉक्टर ने क्या बताया उनको, क्या बीमारी डायग्नोज की है? उन्होंने यही बताया कि इनके लंग्स के ऊपर ना दाग हैं। अच्छा, और मुसलसल आप बता रहे हैं कि उनको खांसी रहती है, बुखार भी रहता है और वो बुखार भी रहता है और वजन भी बहुत उन्होंने उनका वो कमजोर हो गए हैं काफी। जी जी, शुक्रिया बहन, आपके सवाल का बहुत बहुत। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि सूरत हाल चूँकि, लेकिन आप थोड़ा सा तरह बहन के लिए परेशान हैं काफ़ी। अल्लाह ताला, हम आपसे दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपके भाई को सेहत दे। मैं डॉक्टर साहब, आपको इनके भाई हैं जो पाकिस्तान में, उनको मुसलसल खांसी रहती है, बुखार भी होता है और वज़न भी उनका कम हो रहा है, तो उन्होंने वहाँ कोई इन्वेस्टिगेशन चेक्स एक्सरे करवाए थे, कहते हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर जो है दाग आए हैं। अब इससे ज़्यादा तो तफसीलात मालूम नहीं हमें, तो ज़रा थोड़ा कुछ रोशनी डालें कि क्या पॉसिबिलिटी होती है। फेफड़ों पे जो दाग है उसके बहुत से कॉजेज़ हैं, बहुत से उसके रीज़न्स हो सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर हैदर साहब ने आपसे पूछा कि पहली चीज़ जो जहन में आती है, ख़ास तौर पे अगर बुखार की भी है साथ कैफियत, तो वो टीबी का है। लेकिन वो कह रहे हैं कि टेस्ट जो है वो नॉर्मल आया। मुझे नहीं मालूम कौन सा टेस्ट किया उन्होंने टीबी का, कई दफ़ा एक से ज़्यादा दफ़ा चेक करना पड़ता है तो फिर पॉजिटिव टेस्ट आता है टीबी का। इसके अलावा अगर फेफड़े डैमेज हुए हैं किसी वजह से, तो फिर भी इन्फेक्शन को क्लियर करना, वहाँ से हटाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर इन्फेक्शन है तो जाहिर है कि फिर जो वहाँ डॉक्टर्स हैं मकामी हॉस्पिटल में पाकिस्तान में, वो हो सकता है कि एंटीबायोटिक्स कोई तजवीज़ करें जिससे जो है इन्फेक्शन में जो है वो बेहतरी हो सके। यही हम कह सकते हैं। आप जब तक खुद से केस ना देखें मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बहन कहाँ से बोल रही हैं? जी, क्या नाम है बहन आपका? नाइला। जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड का तकरीबन 4 मंथ्स अगो उनका एक स्टेंट पड़ा था, हार्ट, उनको चेस्ट पेन हुई थी तो उनका स्टेंट पड़ा था। जी जी। वो स्मोकिंग करते लेकिन अब छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद उनकी चेस्ट में पेन रहती है हर वक्त। अच्छा। और गर्दन का एक्सरे करवाया, कहा कि गर्दन में कोई बंद है, वेन कोई बंद है, लेकिन कहते हैं उसका इलाज कोई नहीं है, तो शायद इस वजह से या क्या है, आप बता सकते हैं? उनको क्या सीने में दर्द होता है मुसलसल? जी, आप बता रही चेस्ट पेन होता है उनको? पेन बस होता रहता है, चेस्ट पता नहीं हल्का चेस्ट पे हाथ रखते रहते हैं कि दर्द। अच्छा, चेस्ट पेन मेनली खास तौर से उनको कब होता है? जब चलते हैं उस वक्त होता है, या बैठे हुए हों या आराम कर रहे हो उस वक्त भी होता है? मुझे लगता है जब बैठे हो ज्यादा। अच्छा, सांस में तकलीफ होती है उनके? सांस फूलता है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम है इनको? शॉर्ट ब्रेथ या ब्रीदिंग? कोई ब्रीदिंग में कोई डिफिकल्टी नहीं है। और जब चलते हैं उस वक्त पेन नहीं होता? खास तौर से अगर बैठे रहे तो पेन होता है? बैठे होते हैं, हाँ जी, ज्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन बैठे ज्यादा अक्सर होता है उनको।
तो कभी चलते चलते भी शायद होता है, लेकिन ये है कि स्मोकिंग भी उन्होंने छोड़ दी है 6 मंथ से। अच्छा, जो बता रही हैं आपके उनको एंजाइना या दिल की तकलीफ हुई थी, उसमें उन्होंने स्टंट भी डाला था, तो उन्होंने क्या डाला था? नवंबर में डाला था। अच्छा, उसके बाद इस जो उनके चेस्ट पेन में उसमें उसके सिम्टम्स में फाका नहीं हुआ, सिम्टम बेहतर नहीं हुए उनके? सॉरी, आवाज नहीं आ रही। स्टेंट डालने के बाद, दिल के जो उनका स्टेंट डाला था उसके बाद उनके चेस्ट पेन में कुछ बेहतरी नहीं हुई है? नहीं, कोई नहीं बेहतरी हुई, टेस्ट भी कराया, उन्होंने कहा ठीक है, सब कुछ ठीक है। अच्छा, तो शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये सिस्टर हैं लैला, बर्मिंघम से शायद बात कर रही थी, पूछ रही थी कि इनके हस्बैंड को जो है वो कुछ हार्ट प्रॉब्लम है और उन्होंने स्टेंट डाला था, हार्ट अटैक का कुछ शक था, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि शायद उनकी गर्दन के अंदर कोई आर्टरी जो है वो भी ब्लॉक है, लेकिन जो मेन उनके प्रॉब्लम है चेस्ट में उनको तकलीफ़ होती है, चेस्ट पेन होता है, और हालांकि स्टेंट के बाद जो है वो भी पेन में कोई रिलीफ नहीं हुआ, और मेनली चेस्ट पेन चाहे बैठे हों या रेस्ट पे हों, जब भी तकलीफ़ होती। जी बहन, बग़ैर मरीज़ को देखे हुए इतना स्पेसिफिक मशवरा देना मुश्किल होता है, लेकिन हम थोड़ा सा जनरल आपको बता देते हैं, शायद उससे कुछ मदद हो सके। 3 जो है ना वो मेन मोटी मोटी जो हैं कॉजेज़ हैं, वजूहात होती हैं चेस्ट पेन की। जैसा कि आपके इल्म में है, जो सबसे अहम है वो है दिल की तकलीफ़। तो अब स्टेंट भी पड़ चुका है आपके मियाँ को, तो जाहिर है कि उनको दिल की कुछ तो तकलीफ़ है और शरियानें दिल की तंग हुई होंगी। तो अब ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है वो ये है कि चाहे उनके अपने जनरल प्रैक्टिशनर या उनके वो कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने स्टेंट डाला था, वो अपनी तसल्ली कर लें कि ये जो सीने का दर्द है ये दिल की वजह से तो नहीं है। अगर दिल की वजह से है तो फिर उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ़र्क होगा। जिस तरह आपने हमें बताया है, उसको बयान किया है तकलीफ़ को, उससे ऐसा लगता है कि ये दिल की शायद तकलीफ़ ना हो, लेकिन अपनी तसल्ली फिर भी कर लीजिए। लेकिन अब जो 2 और कॉजेज़ हैं जो बहुत अहम हैं और बहुत सारे लोगों को होते हैं, वो एक तो है कि कई दफ़ा तेज़ाबियत की वजह से भी सीने में दर्द होता है और जलन भी होती है। तो अगर ऐसा हो तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, आपके जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं वो दवा लिख देंगे और वो उससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। और जो सबसे अहम, जो सबसे कॉमन है इसका कॉज चेस्ट पेन का, वो ये पट्ठों की और जोड़ों की, और जैसा कि गर्दन में जो नसें होती हैं और इंसान की जो बैक या पुश्त से जो नसें आती हैं, उनमें कोई अगर वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्योंकि जो जोड़ हैं, स्पाइन जो होती है, रीढ़ की हड्डी, उसके भी जोड़ ही हैं आखिर, तो जैसे घुटने जो हैं उनमें तकलीफ़ हो जाती है, इसी तरह जो रीढ़ की हड्डी है उसके जोड़ों में भी तकलीफ़ हो सकती है, और उसकी वजह से दर्द सीने में भी महसूस हो सकता है। तो अब इतना ही हम बता सकते हैं, गालिबन इन 3 कॉजेज़ में से एक होगा, लेकिन जैसे आपने बताया, डिस्क्राइब किया, उससे ऐसा ही लगता है कि पट्ठों की, जोड़ों की हो सकता है मस्कुलर पेन। हाँ, मस्कुलर पेन हो कि अगर सारा वक्त होता रहता है दर्द, तो उसका फिर चांस जो है वो ज़्यादा है, और उसका ट्रीटमेंट वाकई ही मुश्किल है। उसमें अगर नहीं हुआ रेफरल तो फिजियोथेरेपी को रेफरल कराएं। उसमें कई दफ़ा जो एक्सरसाइजेज वो बताते हैं उससे रीढ़ की हड्डी जो है वो उसका जो दर्द होता है उसमें बेहतरी हो जाती है। जी बहन, आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि चूँकि बड़ा मुश्किल होता है, चूँकि हमें पूरी तफसीलात नहीं होती। ये प्रोग्राम जैसे आपको मालूम कि मेनली हम जनरल अवेयरनेस के लिए होता है। तो लैला बहन, मैं आपसे यही मशवरा दूंगा कि आप अपने जीपी से रब्ता करें और उनसे कहें कि जी उनको वो रेफ़र करें। जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से आपका जवाब दिया है कि क्या क्या असबाब हो सकते हैं उनके चेस्ट पेन के, तो मेरा ख्याल है कि आपकी तसल्ली हो गई होगी। अच्छा, दूसरी जो पाकिस्तान से बहन थी, वो उनके भाई पहले भी एक बार इन्होंने सवाल किया था, तो डॉक्टर साहब ने बड़ा तफसील से जवाब दिया था। मैं थोड़ा सा उससे रिकैप कर दूं कि उनका वज़न भी कम हो रहा है, बुखार भी है, और फेफड़े के ऊपर जो है एक्सरे हुआ था उसमें दाग आए से। तो सिस्टर, हम आपको जो यही मशवरा दे सकते हैं कि आप वहाँ अपने भाई को मशवरा दें कि वहाँ जो लोकल डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर से सीने के जो डॉक्टर्स हैं या दिल के डॉक्टर्स हैं, उनको वो दोबारा रेफ़र करें। हो सकता है कि उनको टीबी हो या कोई और अंडरलाइन काज हो। जब तक मज़ीद टेस्ट नहीं होंगे तफसीलात के साथ, उनकी तशख़ीस नहीं हो पाएगी। तो यही आपको हम बता सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे सांस की बीमारी की, तो
इसके ऊपर मैं आपसे पूछूंगा कि इसकी तशखीस कैसे होती है? अगर सांस में किसी को दिक्कत हो रही हो तो इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्या टेस्ट होते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन के बारे में। अगर COPD का शक हो तो जो टेस्ट उसको डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल होता है उसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। वो आजकल तकरीबन हर जो जनरल प्रैक्टिशनर है उनकी सर्जरी में वो मशीन होती है, बहरहाल ज़्यादातर के तो होती है, और वो बहुत सिंपल सा टेस्ट है, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते, 5 या 10 मिनट, और उसमें सांस लेना होता है मशीन के अंदर, और वो मशीन रीडिंग लेके बता देती है कि जो फेफड़ों को सप्लाई करती है हवा, जो नालियां हैं वो तंग तो नहीं हो गई, और अगर वो तंग हो गई हों तो वो उस मशीन से वो मालूमात हासिल हो जाती हैं, और फिर इसकी जो है ना तशखीस होती है। तो इसकी मिसाल यूँ मैं देता चलूँ कि अगर आप एक पाइप इस्तेमाल करें पानी का, और वो पाइप जो है पूरी तरह वो नॉर्मल हो, जैसे आपने नया ख़रीदा है, तो वो पानी जो उसमें से चलेगा वो काफ़ी ज़्यादा उसकी मिकदार होगी। अब आप अगर उसको तंग कर दें पाइप को, जैसे उसको दबा दें चूंटी से ऐसे, तो वो जो नाली है वो तंग हो जाएगी, तो फिर पानी जो है वो कम निकलेगा दूसरे एंड से, दूसरे सिरे से। तो यही मिसाल जो फेफड़ों की जो नालियां हैं उनकी भी है। अगर जो है वो तंग हो जाएं तो फिर जाहिर है कि तकलीफ़ होती है। दूसरी मिसाल जो हम पेशेंट्स को समझाने के लिए कई दफ़ा देते हैं वो ऐसे है कि एक स्ट्रॉ जो है उससे आप अगर सक करें कोई चीज़ तो आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, तो वो COPD में ऐसा ही होता है कि वो सांस जो हम और आप जो है उसको क्या कहते हैं, जैसे टेकन फॉर ग्रांटेड है कि हम कहते हैं कि बस ये तो हमारा हक ही है कि जो हमें सांस आए, तो हमारे लिए तो वो नॉर्मल है, लेकिन जिनकी फेफड़ों की नालियां तंग होती हैं उनके लिए ऐसे ही होता है कि जैसे बारीक सी स्ट्रॉ में से वो जो है ना सांस को खींच रहे हैं। तो जाहिर है कि उसमें ज़ोर भी ज़्यादा लगता है, थकन भी फिर उनको ज़्यादा होती है, और चूँकि इतनी ज़्यादा हवा नहीं उसमें नालियों में से गुज़र सकती, उतनी ही जो है ऑक्सीजन कम दाखिल होती है खून में, और वो काम जो कि हमारा आप करने में हमें दुश्वारी नहीं होती, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और एंड में तो ये होता है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी मुश्किल हो जाता है, सांस फूल जाती है, उसमें सीढ़ियाँ चढ़ना घर की मुश्किल हो जाता है, उसमें सांस फूल जाती है। तो स्पायरोमेट्री वो टेस्ट है जो अक्सर GP सर्जरीज में अवेलेबल है, नहीं तो मुकामी तो हॉस्पिटल में तो ज़रूर होता है। नाज़रीन, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि अगर आपको सांस में तकलीफ़ होती है या आप सिगरेट नोशी बहुत अरसे से करते हैं और आपकी उम्र 30-35 साल से ज़्यादा है और मुसलसल आपको खांसी रहती है, सांस में तकलीफ़ रहती है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। डॉक्टर साहब, ख़ास तौर से मैं ख़ुद भी GP हूँ और मोस्टली GPs की सर्जरी में ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, जिसमें वो टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपके फेफड़ों में कितनी ज़्यादा डैमेज है और उसका इलाज क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, आगे बढ़ेंगे, आगे अब इस पर बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है, जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस करके बता दीजिएगा कि एज़मा का क्या इलाज है और COPD का क्या इलाज है, और इसकी क्या फिर जो है प्रोग्नोसिस होगी फ्यूचर। जी, COPD का जो मेन इलाज जिससे वाकई ही ज़िंदगी में फ़र्क आएगा वो है तंबाकू नोशी को तर्क करना, यानी स्टॉप स्मोकिंग। अब यह है कि जो लोग फ़ौरन छोड़ सकते हैं वो फ़ौरन अगर छोड़ दें तो वो भी ठीक है, अगर कुछ हफ्तों में या महीनों में उसको तर्क करें तो वो भी ठीक है, लेकिन उसको छोड़ना ही जो है ना वो परमानेंट उसका इलाज है। बाकी इसके अलावा बहुत से और इलाज हैं जो मेडिकल प्रोफेशन के पास हैं, लेकिन वो सब उसको जो सिम्टम हैं, जो उसकी अलामतें हैं, उनको वो कंट्रोल करते हैं। जैसे सांस फूली तो उसको थोड़ा सा कम कर दिया, अगर खांसी आ रही है तो वो कम हो जाए, अगर वीजिंग हो रही है तो कम हो जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो हैं इनहेलर इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनहेलर जो है वो बेहतर है गोलियों की निस्बत, क्योंकि जो दवा है वो सीधी फेफड़ों में जाती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इनहेलर जो है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा हो। तो इस मुल्क में बहुत ये सहूलियात हैं कि जो आपकी जो GP सर्जरी होगी वहाँ पर प्रैक्टिस नर्सेज होती हैं, वो उनको आपकी जो इनहेलर टेक्निक है कि आप इनहेलर कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका चेक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर दवा सीधी फेफड़ों में जा रही है
इन्हेलर सही इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर वो जो अलामतें हैं सांस फूलने की और वीजिंग की, उनमें कमी हो सकती है। लेकिन जितनी देर उस इन्हेलर का असर रहेगा, जब उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो फिर तकलीफ़ वापस आ जाती है। तो फिर इन्हेलर जो होते हैं COPD के मरीज़ को, उनको रेगुलरली यूज़ करना पड़ते हैं। और उससे घबराइए नहीं, क्योंकि इन्हेलर इस्तेमाल करके कम से कम ये है कि वो चीज़ें जो आप करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। यानी कि आपका जो एबिलिटी है या सकत है चलने की, जो डिस्टेंस है, ये बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं जिनमें ये है कि वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। यानी आप अगर 10 कदम पहले चल सकते हैं तो इन्हेलर लेके लोग 15-20 कदम 30 कदम यानी वो चलते हैं, और उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आपका हम बहुत मशकूर हैं डॉक्टर साहब के, आप जो है वो तशरीफ़ लाए और आपने इंतहाई जो है मुफीद मालूमात से हमारे नाज़रीन को जो है वो फ़ायदा हुआ इसको उनको। इंशाल्लाह आप दोबारा आपको फिर इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह, चूँकि आपकी डॉक्टर साहब की स्पेशलिटी है और चेस्ट के फिजिशियन हैं, तो इंशाल्लाह दमे के ऊपर बात करने के लिए इंशाल्लाह आपको फिर ज़हमत देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपके आखिर में मैं प्रोग्राम को थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ। जो डॉक्टर साहब ने बातें की थी, उन सीधा बातों को आपके लिए जो है आसानी के लिए समराइज़ कर दूँ। सबसे पहले हमने बात की थी स्मोकिंग के ऊपर। स्मोकिंग का ये है कि हम चूँकि इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में ओवर 100,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिगरेट नोशी की वजह से मौत वाक़ई होती है। और डॉक्टर साहब ने बताया था कि सिगरेट नोशी से बेशुमार तकलीफ़ें होती हैं, दिल की बीमारी भी होती है, आपकी खून की शरियानें और वेस्कुलर डिजीज़ होती है, टांगों में दर्द होता है, पूरा सर्कुलेशन हो जाती है। ख़ास तौर से डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर 2 लोग जो उन्होंने 18 या 19 साल की उम्र से सिगरेट नोशी शुरू की है, तो लोग ये सोचते हैं कि जब हम सिगरेट पी रहे हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब इस पर बड़ा इंसिस्ट कर रहे थे, कहते हैं कि सिगरेट नोशी के नुकसान पहले दिन ही से शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके लंग्स के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा सलाहियत दी हुई है कि वो लंग्स उस पॉइजन्स को, उस डैमेज को, छोटी मोटी डैमेज को वो जो है मुसलसल वो कर रहा होता है और आपको सिम्टम्स या अक्सर आपके सांस में दिक्कत तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन जब आप 35 साल से 40 साल से ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो चूँकि जब लंग्स में इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी होती है सिगरेट नोशी की वजह से, तो फिर आपके सारे ये अलामात आते हैं। अलामात जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपके सांस में तकलीफ़ होती है, आपको मुसलसल खांसी रहती है, आपको जो है वो खांसी के साथ अक्सर रेशा आता है। उसके अलावा हमने डॉक्टर साहब से बात की थी कि जी सांस की और कौन सी बीमारी है, तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छा तरीके से आपकी आसानी के लिए फरमाया था कि जी दमा और एज़मा 2 डिफरेंट बीमारियां हैं। अक्सर लोग ये धोखा खाते हैं या सोचते हैं कि सांस की एक ही बीमारी है, लेकिन दमा और COPD में बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, दमे के लिए डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये बच्चों को भी हो जाती है और लोगों में एलर्जी डिजीज़ होती है, कम्प्लीटली डिफरेंट बीमारी है जो लोग सिगरेट पीते हैं। उन COPD सिर्फ सिगरेट पीने वालों को, स्मोकर्स को होती है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि सिगरेट पीना कभी भी छोड़ना कभी भी लेट नहीं होता। जितनी जल्दी जब भी आप सिगरेट छोड़ेंगे और फौरी तौर पे आप सिगरेट छोड़ दें तो आपके लंग्स की डैमेज रुक सकती है। अच्छा, इलाज के लिए डॉक्टर साहब ने कहा था कि COPD का अगर डैमेज हो जाए तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। अगर जो भी जितने भी आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, GP सर्जरीज़ के अंदर वहाँ पर एक स्पायरोमीट्री होती है, एक टेस्ट जिसको कहते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, सिर्फ 5 से 6 मिनट लगते हैं, जिसमें वो आपकी तशख़ीस कर लेते हैं और उसी के हिसाब से फिर वो आपका इलाज करेंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब ख़ास तौर से इस बात पर जोर दे रहे थे कि जो इन्हेलर हैं आपको, जो उन्होंने दिए हुए हैं डॉक्टर्स ने आपको तशख़ीस करके कि जी आपको चाहे वो दमे के लिए हो या COPD के लिए हो, जिससे आपके लंग्स की नालियाँ को कुशादा करते हैं। ख़ास तौर से जैसे सर इन्हेलर वगैरह वो को इस्तेमाल करना उन्हें बंद मत करें, क्योंकि उसी की वजह से आपकी सांस की नाली की जो तंगिश होती है, जो कम नैरो हो रही होती हैं, उसमें वाइडनिंग होती है और आपके सिम्टम में रिलीव होता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि हम नए से नए गेस्ट यहाँ पर स्पेशलिस्ट आपके लिए लाएं और आपको जो है वो आसान लफ्ज़ों में आपको जो है मालूमात फराहम करें। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट वीक के लिए इजाज़त चाहूँगा। आपको मेज़बान हैदराबाद से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हफ्ते फिर इसी 3 बजे आपके साथ फिर मुलाकात होगी।